Hello, my dear students, my dear 8th class. So, in the previous day or the last topic, we started the understanding laws, and we also discuss a situation, and I also tell you to answer the question. So, the heading was, do laws apply to all? क्या लॉ सबके लिए एप्लीकेबल होता है? तो उसमें आपने जो ये वाला एग्ज़ाम्पल पढ़ा था और मैंने आपको कहा था कि आपको क्या लगता है कि अगर ऐसी चीज़ हो तो आपके लिए वो जजमेंट क्या हो सकता है, क्योंकि पावरफुल ऑफिशियल का फैमिलियर या फिर उसका बेटा या कोई और इस तरह की लॉ को वायलेट करता है, तो आप क्या सोचते हैं उसके प्रति? ठीक है, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, ज़रा देखिए तो ये जो केस है उसमें साफ साफ दिखता है कि बेटा लॉ को तोड़ा जा रहा है, ब्रेक किया जा रहा है। As you read in Unit 1, members of the Constituent Assembly were agree that there should be no arbitrary exercise of power in independent India. मतलब पावर कहीं एक तरफ ना झुकाव हो। अगर इंडिया आज़ाद होने के बाद भी ऐसी स्थिति रहेगी जो कि अंग्रेज़ों के टाइम पे थी, क्योंकि अंग्रेज़ों के टाइम पे जो लॉ होते थे बेटा वो इंडियंस के जब बहुत ख़िलाफ़ होते थे, बट ब्रिटिश के लिए बहुत सारी चीज़ों में एक तरह से रियायत होती थी। मतलब अगर वो वॉयलेट कर भी दें तो उनकी साइड ली जाती थी, ना कि उन्हें पनिशमेंट दिया जाता था। तो जो हमारे इंस्टीट्यूटेड सेवरल प्रोविजंस हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, वो इस बेस पे इस्टेब्लिश किए गए हैं कि जो रूल ऑफ लॉ है वो ज़रूर होना चाहिए। मतलब नियम ये होना चाहिए कानून के कायदे से सारे लोग चलें। द इम्पॉर्टेंट ऑफ दिस वाज दैट ऑल पर्सन इंडिपेंडेंट इंडिया वर इक्वल बिफोर द लॉ। और उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट ये रखा था इन सब लोगों ने मिलके कि सभी लोग कानून की नज़र में बराबर होने चाहिए। अगर बराबर नहीं होंगे तो किसी भी तरह से जो पावरफुल लोग हैं वो कानून को अपने तरफ रखेंगे और बाकी लोगों को इससे बहुत प्रॉब्लम होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द लॉ कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट बिटवीन पर्सन ऑन द बेसिस ऑफ द रिलीजन, कास्ट और जेंडर। ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखें, कभी भी लॉ इस बेस पे भेदभाव नहीं करेगा कि उसका रिलीजन क्या है, उसके कास्ट क्या है, उसका जेंडर क्या है। वट द रूल लॉ मीन्स इज़ टू दैट लॉ अप्लाई इक्वली टू ऑल सिटीजन्स ऑफ द कंट्री। भाई लॉ का सीधा मीन्स क्या है? वो ये है कि ये अप्लाई हो, इक्वली हो, सभी सिटीजन्स पे हो और कंट्री के सभी लोगों पे हो। एंड नो वन कैन बी अबव द लॉ। कोई भी कानून से ऊपर नहीं है। यहाँ तक कि इंडिया का पीएम हो, यहाँ का प्रेसिडेंट हो, यहाँ जो सबसे नीचे तबके का आदमी हो वो हो, रूल सबके लिए बराबर है, लॉ सबके लिए बराबर है। बट एज़ वी नो, हम जानते हैं इन प्रैक्टिकल फॉर्म देर आर मैनी एग्जाम्पल्स ऑफ वॉलेशंस ऑफ लॉ। मतलब कानून तोड़ने के एक से मतलब आपको कितने सारे एग्जाम्पल डेली लाइफ में मिलते होंगे। यस, मैं इस चीज़ से बिल्कुल मना नहीं करूँगा स्टूडेंट्स, बट अगर हम सब फेथ रखते हैं तो आप देखते हैं कि जस्टिस डिलीवर्ड भी होता है और आप देखते हैं कि बहुत से लोगों को सज़ा मिलती है। तभी तो बैलेंस हो रहा है सोसाइटी में। नीदर गवर्नमेंट ऑफिशियल नॉर अ वेल्दी पर्सन नॉट द इवन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज ऑफ द लॉ। आई थिंक ये मैंने लास्ट टाइम डिस्कस कर दिया था, मैं आपको बता भी रहा था कि कानून के ऊपर कोई भी नहीं है इंडिया में। कोई भी क्राइम होता है, कोई भी कानून को तोड़ता है, स्पेसिफिक पनिशमेंट दिया गया है, एक प्रोसेस के थ्रू उसको गुजारा जाता है जिससे कुछ इंसान को अपना गिल्ट का मतलब होता है बेटा अपना दोष नज़र आए, अपनी गलती नज़र आए, उसको वो समझे। बट वॉज इट ऑलवेज लाइक दिस? लेकिन क्या ऐसा हमेशा होता है? बेटा ऐसा बिल्कुल नहीं होता है, ये बात सच है। आई थिंक ये चैप्टर ना रॉलेट एक्ट को भी हमने पढ़ा था, सेडिशन को भी पढ़ा था, और आई थिंक हम तो काफ़ी आगे निकल आए थे, मुझे याद नहीं रहा। एंड इवोल्यूशन पे भी हम चीज़ें आगे निकल चुके थे। हाउ डू न्यू लॉज केम अबाउट, आई थिंक ये शायद टॉपिक स्टार्ट हो रहा था और हम इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। जैसे कि एक ये बात कही जाती है जेंडर इक्वलिटी की, तो ये जो वेबसाइट है ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG UNDP ORG, ये उसके अकॉर्डिंगली ये कहा जाता है कि हमें जेंडर इक्वलिटी क्यों नहीं मिली इंडिया में, क्यों महिलाओं को हमेशा बहुत सारी चीज़ों के लिए ये कहा जाता है कि ये इस काम के लायक नहीं है और हम उनको उसमें अपॉर्चुनिटी तक नहीं देते हैं, मौके भी नहीं देते। तो लड़का और लड़की के बीच, महिला पुरुष के बीच सैलरी को लेके, काम को लेके जो एक बहुत बड़ा डिफ्रेंशिएशन है, बात उसकी हो रही है। तो हम जेंडर इक्वलिटी की बात ज़रूर करते हैं, तो वो भी लॉ में आता है, क्योंकि लॉ में तो कहा गया कि सब लोग बराबर हैं।
द पार्लियामेंट इज़ एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मेकिंग लॉ। हम सबको मालूम है कि पार्लियामेंट सबसे ज़्यादा रोल प्ले करती है लॉ मेकिंग में। देर आर मैनी वेज थ्रू विच टेक प्लेस एंड इट्स ऑफन डिफरेंट ग्रुप इन सोसाइटी देयर रेज अ नीड ऑफ अ पर्टिकुलर लॉ। ये चीज़ें एक ख़ास प्रोसेस से होकर गुजरती हैं और हर एक सोसाइटी के जो ग्रुप में एग्जिस्ट हमारे यहाँ करते हैं तो ये ज़रूरत होती है कि उसके लिए एक पर्टिकुलर लॉ बनाया जाए। अब आप अपने यहाँ ट्रांसजेंडर को देख लीजिए, जो किन्नर लोग होते हैं उनको गवर्नमेंट जॉब में एडमिशन्स में अब हमारे यहाँ लॉ बना है कि उनको हम मतलब एग्री करते हैं, दे आर गॉट एडमिटेड। और आप देखेंगे कि बहुत सारे पुलिस फोर्स हो या कोई अदर कम्युनिटी या अदर सोसाइटी के हिस्सों में हो, ये ट्रांसजेंडर अब बढ़ चढ़ के आगे आ रहे हैं। एन इम्पॉर्टेंट रोल ऑफ पार्लियामेंट इज़ टू सेंसिटिव टू द प्रॉब्लम फेस्ड बाय पीपल। पार्लियामेंट की एक और खासियत ये होती है बेटा कि पार्लियामेंट को, और पार्लियामेंट से मतलब ये है वहाँ पे बैठे हुए जो एमपी हैं जिनको हमने इलेक्ट किया है, वो हमारी प्रॉब्लम के लिए सेंसिटिव होने चाहिए, उन्हें पता होना चाहिए कि हम किस चीज़ से गुजर रहे हैं। ठीक है, एक स्टोरी है, उसके बहाने ये चीज़ समझाने की गई है, ज़रा देखते हैं। डोमेस्टिक वायलेंस जनरली रिफर्स टू द इंजरी और हार्म थ्रेटन ऑफ इंजरी और हार्म कॉज्ड बाय एन एडल्ट मेल। जो ये घरेलू हिंसा होती है ना, आप मारपीट देखते हैं तो जो चोट पहुंचता है या उसका जो धमकी भरा हुआ व्यवहार होता है या जो कोशिश की जाती है कि आपको नुकसान पहुंचा जाए एडल्ट मेल की तरफ से, यूजुअली द हस्बैंड अगेंस्ट हिज वाइफ, वो हस्बैंड की अपनी वाइफ के प्रति होती है और ये इंडिया में बहुत ज़्यादा है। इंजरी मे बी कॉज्ड बाय फिजिकली बीटिंग अप द वुमेन और बाय इमोशनली अब्यूजिंग हर, या तो आप उसको फिजिकली पीटने की हिंसा तौर पे कोशिश कर रहे हैं या आप उनको कहीं ना कहीं टीजिंग करते हैं या आप उनको एब्यूज़ कर रहे हैं, गाली गलौज कर रहे हैं, गंदा व्यवहार कर रहे हैं और इमोशनली आप उसके बैकग्राउंड को चोट पहुंचा रहे हैं। ये केस है और ये पता है इंडिया की बहुत सारी फैमिलीज़ में होता है बेटा। अच्छी पढ़ी लिखी फैमिलीज़ में भी होता है, गरीब घरों में भी होता है, गाँव में भी होता है, शहरों में भी होता है, एवरीवेयर, मिडिल क्लास में भी। Abuse of the woman can also include verbal, sexual and economic abuse. वर्बल यानी मुंह से, सेक्सुअल यानी इस बेस पे कि तुम औरत हो, महिला है, पुरुष है, उस बेस पे। इकोनॉमिक अब्यूज़ मतलब इस आधार पे भी कि तुम करती ही क्या हो और तुम बहुत सारे काम करने के बाद भी तुम्हें कोई इज्जत ना मिले, वो वाली। बहुत सारी मेहनत करने के बाद भी आपको तनख्वाह कम दी जाती, तो वो इकोनॉमिक अब्यूज़ हुआ। The Protection of Women from Domestic Violence Act 2005 extend the understanding of the term domestic to include all women who live or have lived together in a shared household with the male member who is perpetrating the violence। बाद में क्या हुआ बेटा, एक एक्ट बनाया गया। ये कौन सा एक्ट है? द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। एक्ट का मतलब एक कानून की तरह से होता है। ये 2005 में मतलब बना कि वुमेन्स को डोमेस्टिक घरेलू तरीके से वायलेंस से बचाया जा सके। तो पता है उसमें ये कहा गया है कि जो डोमेस्टिक टर्म है वो सभी वुमेन्स के लिए है जो साथ साथ रहती हैं एक साथ। ऐसा नहीं जो हस्बैंड के साथ रह रही सिर्फ उसके साथ हो, सारी महिलाएं, चाहे उनके हस्बैंड हैं नहीं हैं, कोई उम्र दराज महिला है वो भी हो, जिसकी शादी नहीं हुई हो वो भी हो, और चाहे वो एक साथ शेयर हाउस होल्ड में रहते हो घर में विद द मेल मेंबर्स हु इज़ पर्पेट्रेटिंग द वायलेंस। चाहे वो कोई भी फैमिली में मेल मेंबर्स हो जो कि वायलेंस को, हिंसा को बढ़ावा दे रहा है, कर रहा है, यानी कि सभी लोगों पे वो चीज़ लागू होती है। तब आप सोच के देखें कि हमारे देश में इस तरह के हालात में क्या होता होगा। आप अपने आसपास ऐसे बहुत सारी चीज़ें देखते होंगे। तो कोई भी सोसाइटी तब तक उतना अच्छे से आगे नहीं बढ़ सकती बेटा जहाँ पे वुमेन्स को प्रॉपरली रिस्पॉन्स ना दिया जाए, उनका रिस्पेक्ट ना किया जाए। अब देखिए ये कन्वर्सेशन है अक्टूबर 2006 का और ये प्रोटेक्शन वुमेन्स लॉ है, ये पास्ड हो गया है। तो एक आई थिंक बूढ़ी दादी माँ हैं और एक अदर लेडी हैं, उनके बीच बात हो रही है। तो वो कहती हैं, शाजिया क्या तुमने न्यूज़पेपर पढ़ा है? आज बहुत बड़ा दिन है वुमेन्स के लिए। तो शाजिया कहती है नॉट जस्ट वुमेन, सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं, जो फ्री होम्स हैं, जो घर पे रहते हैं, वो सब के लिए फ़ायदेमंद है। कुसुम इट्स टेकन सच अ लॉन्ग टाइम टू गेट द लॉ पास्ड। और वो कह रही हैं कुसुम बहुत लंबा टाइम लगा है इस लॉ को पास होने में और इनफैक्ट जो इसका इस्टेब्लिशमेंट है उसकी भी ज़रूरत बहुत ज़्यादा थी। अब जो ये दोनों लोग हैं वो यहाँ पे बताया गया है, एक महिला मतलब कोई संस्था है उसके लिए काम करती हैं, वो याद करती हैं अपनी जर्नी को, कैसे वुमेन प्रोटेक्ट एक्ट के लिए पास हुआ है, वो बहुत सारा वर्क करती रही हूँ।
तो ये एक अप्रैल 1991 का एक टिपिकल डे है उनके ऑफिस में। ये उनके पीछे की कहानी दी हुई है स्टूडेंट्स। तो यहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं और यहाँ पे एक एडवाइस मांग रही महिला कि मेरे हस्बैंड मुझे मारते हैं और मैंने किसी को बताया नहीं है, मुझे बहुत बेइज्जती महसूस होती है और मैं इस तरह और बर्दाश्त नहीं कर सकती, मैं कहाँ जाऊँ। और एक दूसरी महिला वो भी कहती है कि मैं बहुत बुरी तरीके से बर्ताव मेरे बेटे और बहू मुझसे करते हैं, वो मुझे वर्बली अब्यूज़ भी करते हैं और मेरे बैंक अकाउंट तक कोई मेरी मतलब चीज़ों को पहुंचने नहीं देते हैं, मेरे को उस पर कोई अधिकार नहीं रह गया है और वो लोग मुझे बहुत जल्दी ही घर से बाहर निकाल देंगे। आप सोच के देखते होंगे बेटा कि ये सब बातें क्या सच हैं सर? तो मैं कहूँगा बेटा ये सारी बातें सच हैं। ये हमारी सोसाइटी में बहुत होता है। ऐसे बहुत से केस हैं, 100 ऑफ केसेस जहाँ पे बेटा या बेटी या बहू अपने माँ बाप को ओल्ड हाउस एजेस में छोड़ के चले गए और विदेश में सेटल्ड हैं, करोड़ों कमाते हैं, लेकिन उनके मम्मी पापा बूढ़े हैं और यहाँ आश्रम में रहते हैं, अनाथालय में रहते हैं। इस तरह के हालात हैं। आप सोच के देखिए कि सोसाइटी में क्या चीज़ इस तरह से पढ़ लिख के आगे बढ़ी है कि वॉयलेंस तो स्टूडेंट्स हर जगह हो रहा है। तो ये उन्हीं की बात है। फिर ये जब आगे बात पढ़ेंगे ना आप, तो यहाँ पे आप देखेंगे 1990s का दौर है, नया पब्लिक हियरिंग हो रही है और फिर कलेक्ट्रेट में जाके बहुत सारी डेफिनेशंस हो रही हैं और पुरुष को भी बुलाया जा रहा है, महिलाओं को बुलाया जा रहा है और फिर एक डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के ज़रिए ये मीटिंग की जा रही है कि वुमेंस के लिए किस तरह के लॉ पास्ड होने चाहिए। और पार्लियामेंट 2002 में भी आया था बट पास नहीं हुआ, तो 2005 में आके वो चीज़ पास हुई है। तो ये एक ना नियम कैसे बना, लॉ कानून कैसे बना, ये उसकी कहानी दी गई है। यहाँ पे देखिए उसकी हियरिंग हो रही है और इस लॉ को पास किया गया है। इसमें लिखा भी है कि दिसंबर 2002 में जो स्टैंडिंग कमेटी है उसने अपनी रिपोर्ट सबमिट की राज्यसभा में और उसको लोकसभा में पेश किया। कमेटी की रिपोर्ट एक्सेप्ट करती है सारी डिपार्टमेंट वुमेंस की जो ग्रुप में उन्होंने लिखी हुई थी। फाइनली न्यू बिल इंट्रोड्यूस द पार्लियामेंट 2005 और 2005 में एक नया बिल आया। उसी को आपने पढ़ा था बेटा कि प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट केम इनटू इफेक्ट 2006, मतलब 2006 से वो लागू भी हो गया। ये नियम आज भी लागू है। अगर इस तरह की घटनाएं अपने आसपास आप कभी देखें या पाएँ तो पहली बात तो है कि होनी नहीं चाहिए, और होती भी है तो वुमेन्स के खिलाफ ऐसे लोग जो काम करते हैं उनके खिलाफ बहुत सख्त से सख्त एक्शन लेता है कानून। इस बात का आप ध्यान रखें। तो ये वही वाली बात है। फिर यहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है 2006 में, व्हाट इज़ द न्यू लॉ। तो वो लॉ बता रहा है कि अब वुमेन के सारे अधिकारों को लॉ मतलब मान्यता मिलेगी, वायलेंस फ्री होंगे, होम कोई वायलेंस नहीं कर सकता है और इस तरह से अब कोई भी अपने हिंसा को बढ़ावा नहीं दे सकता है। तो ये इस तरह की बात की हुई है, ये इस तरह से एग्जाम्पल रखा है। फिर ये उनके बीच अदर जो मतलब कन्वर्सेशन है उसको दिखाया गया है। कन्वर्सेशन को इसलिए इस तरह से दिखाया गया है ताकि बेटा आप किसी भी लॉ को कैसे बनता है उसको समझ सकें। आप जो 8th क्लास की जो बुक पढ़ रहे हैं वो इतनी यूज़फुल है, इतनी अच्छी हैंडबुक है ये आपकी, कि आप किसी भी स्टोरी को इस तरह से कार्टून की फॉर्म में, इस तरह की इमेजेस की फॉर्म में पढ़ते हैं तो आपको चीज़ें क्लियरली समझ में आती हैं एज ए स्टोरी फॉर्म में। और वो सारे के सारे जो एक्ट दिए गए हैं वो रियल में आज भी हैं। ऐसा नहीं कि वो सिर्फ एक स्टोरी है, बट स्टोरी के माध्यम से वो चीज़ इतनी अच्छे से प्रिपेयर की जाती है कि आपको समझ में आए कि लॉ कैसे बन जाता है। कन्वर्सेशन के जरिए वो चीज़ें प्रॉपरली समझ में आती हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन है बेटा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डोमेस्टिक वायलेंस। आपको कुछ लिस्ट बनानी है और ऐसे सारी चीज़ें हैं। आप चाहें तो इन क्वेश्चन को कर सकते हैं और कोशिश करें कि आप ऐसे क्वेश्चंस पे ध्यान ज़रूर दिया करें। देखिए हम यहाँ पे एक चीज़ आपको दिखाएं। यहाँ पे लिखा है कि इक्वल रिलेशनशिप आर वायलेंस फ्री। महिला पुरुष को एक ट्री पेड़ की तरह दिखाया गया और कहा है कि बराबरी के रिश्ते हिंसा से मुक्त होते हैं। आप जहाँ बराबरी का दर्जा देते हैं तो वहाँ मारपीट, गाली गलौज या अभद्रता किसी भी तरह से नहीं आती है। वो परिवार खुशहाल होता है, वो समाज खुशहाल होता है, सोसाइटी, वो देश खुशहाल होता है, वो कंट्री। तो हमें हमेशा ये जो वायलेंस है, अब्यूजिंग है, उनसे मतलब किनारा नहीं कर लेना चाहिए, डट के सामना करना चाहिए। अगर आपके सामने भी कहीं गलत होता है फैमिली में आसपास तो आप एक बार बोल सकते हैं दिस इज़ रॉन्ग, आप ऐसा मत कीजिए। क्योंकि आप न्यू जनरेशन, आप पढ़े लिखे हैं, आप अवेयर बनिए कि वुमेन्स को किसी भी तरह से कोई भी अब्यूज़ नहीं कर सकता। तो ये सारी बातें थी उसमें।
फिर एक पता है, एक मतलब मैं आपको एक चीज़ दिखाऊं आपको, शायद 7th क्लास में एक आपने बुक पढ़ी, फिजिक्स पढ़ रहे थे तो रोज़ा पार्कर नाम की एक महिला का नाम पढ़ा था, आपको याद है? ये वही तो कहानी है जिसमें ये बताया जाता है आपको कि बहुत सारे अनपॉपुलर कंट्रोवर्शियल लॉ भी होते हैं। अनपॉपुलर कि जिनको ना तो बहुत लोकप्रियता मिलती है, और कंट्रोवर्शियल इसलिए कि वो उन पे बहुत सारा मुद्दा जो होता है वो भटक जाता है, उस पर बहुत बहस होती है। जैसे कि इस टाइम पे कृषि कानून जो बिल है, फार्म लॉ, आज तक किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं। CA/NRC हुआ था, प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो बहुत सारे लॉ आते हैं जो ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट सही तरीके से ही बना रही होती है, बट हमें उन चीज़ों को समझना होता है स्टूडेंट्स। ओके, सो आज के टॉपिक को यहाँ फिनिश करते हैं। हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे कल की क्लास को, तो थोड़ा ख्याल रखिए और कल मिलते हैं। थैंक यू क्लास।